एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। और आज जिस वीडियो पर हम रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है वैदिक विधि द्वारा याद करने की क्षमता को कैसे बढ़ाएं, वैदिक टेक्निक्स। तो मैंने वैदिक मैथ के बारे में सुना है और उसकी जो स्पीड होती है मतलब कैलकुलेटर भी उसके सामने पीछे पड़ जाता है, मतलब कम पड़ता है। मैंने बच्चों को कैलकुलेट करते हुए देखा, बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाते हैं, इतना ज़्यादा मतलब इतनी पावरफुल है यहाँ का वैदिक मैथ। तो देखते हैं क्या है वीडियो, और इस वीडियो को आप पूरी देखिएगा। अगर आप न्यू है चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो एक विद्वान लड़के की कहानी से शुरू करते हैं। यह बात 1888 की है, जब बंगाल में एक 14 साल का लड़का गणितज्ञ, कवि, संगीत विशेषज्ञ और ज्योतिष जैसे कई विद्वानों के बीच बैठा है। सबसे पहले गणितज्ञ उसे 6 अंकों की 2 संख्या गुणा करने के लिए देते हैं। उसके साथ ही कवि श्लोक के आखिरी 2 पद पढ़ते हैं और लड़के को पहली 2 पंक्तियां रचने की चुनौती देते हैं। इसी दौरान दूसरा कवि लड़के को एक विषय देता है और तुरंत श्लोक लिखने के लिए कहता है। इसके साथ ज्योतिष उसके सामने ग्रहों का जटिल पैटर्न यानी ग्रह स्थिति रखता है और उनके कारण होने वाले परिणामों के बारे में पूछता है। इन सब के बीच संगीतकार एक विचित्र धुन गुनगुनाते हैं और लड़के को राग पहचानने के लिए कहता है। अगला विद्वान लड़के से पूछता है कि 18 फरवरी 1756 को कौन सा दिन था। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि यह अतिशयोक्ति है तो आगे सुनिए। जब यह सारे विद्वान प्रश्न पूछ रहे हैं तब पीछे से एक आदमी लड़के की पीठ पर लगातार छोटे छोटे कंकर फेंक रहा है। आप सही समझे, सारे सवालों के जवाब देते हुए उसे यह भी गिनना है कि कुल कितने कंकर उस पर फेंके गए। लड़का शानदार तरीके से सारे उत्तर सही देता है। यह असली कहानी है दक्षिण भारत के महाकवि और तपस्वी काव्यकांत गणपति मुनि जी की। अब इस कहानी के माध्यम से आज हम वीडियो में आगे जानेंगे कि आखिर ये सब क्या वास्तव में आज के परिप्रेक्ष्य में संभव है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जवाब है, यह सब आज के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल संभव है। यहाँ पर जवाब देने के लिए विभिन्न चीज़ों पर फोकस करने के लिए जिस तकनीकी का भी उपयोग कर रहे थे उसे कहते हैं अवधान। अवधान का शाब्दिक अर्थ है कंसंट्रेशन, यानी कि चित्त की एकाग्रता। पुराने समय में खासकर दक्षिण भारत के बच्चों को विभिन्न विषयों और कलाओं पर एक साथ फोकस करना सिखाया जाता था, जिससे कंसंट्रेशन के साथ साथ उनकी मेमोरी भी विकसित हो जाती थी। अवधान का अन्य परिणाम यह होता है कि बच्चों को वेदों के हजारों मंत्र याद हो जाते थे। अवधान का उपयोग करने के लिए दोस्तों हमें यह बात समझने की ज़रूरत है कि जब हम नई चीज़ें सीखते हैं तब दिमाग के नए हिस्से एक्टिवेट होते हैं और दूसरे हिस्सों से नए न्यूरल कनेक्शन बनते हैं, जिस कारण पूरा दिमाग सक्रिय होता है और फोकस के साथ साथ हमारे मेमोरी पावर बेहतर होती जाती है। लेकिन यह लंबी प्रक्रिया है क्योंकि दिमाग में बदलाव धीरे धीरे आता है। आप हर बार कुछ नई स्ट्रैटेजी सीखने की कोशिश करो। आप तेज़ी से पढ़ने के लिए रीडिंग टेक्निक्स और आँखों का मूवमेंट सीख सकते हो। यह सारी एक्टिविटीज़ आपके दिमाग को विकसित करने में मदद करती हैं और साथ में आपकी मेमोरी बेहतर होती है। दूसरी वैदिक तकनीकी है जेस्चर और रिपीटेशन। दोस्तों, बड़े आश्चर्य की बात है कि कठिन मंत्रों और श्लोकों को बिना कहीं लिखे कई हजार साल तक याद कैसे रखा जाता था। इसके लिए तकनीक थी। श्लोकों को सीखने और याद करते वक्त खास पैटर्न में हाथ हिलाना और उसी तरह बार बार दोहराने से कई हजारों श्लोकों को कई सालों तक याद रखा जाता था। यहाँ पर एक रिसर्च के उदाहरण को समझने के बाद आप हैंड जेस्चर का प्रयोग करने लगेंगे। एक रिसर्च में बच्चों को पढ़ने के लिए पैराग्राफ दिया। पहले ग्रुप के बच्चों से कहा गया कि पैराग्राफ याद करते समय हैंड जेस्चर का प्रयोग करें। इस पैराग्राफ में जो भी हो रहा है उसका हाथ हिला हिलाकर नाटक करो। दूसरा ग्रुप उन बच्चों का था जो खुद ही हाथ हिलाकर चीज़ याद कर रहे थे। तीसरे ग्रुप को सामान्य रूप से पढ़कर याद रखना बोला गया। 3 हफ्ते बाद मेमोरी टेस्ट में पाया गया कि जो बच्चे आदतन हैंड जेस्चर का इस्तेमाल कर रहे थे और जिनको हैंड जेस्चर का इस्तेमाल करना बोला गया था, यह दोनों ग्रुप का परफॉर्मेंस ही सामान्य रूप से याद करने वाले तीसरे ग्रुप से 25% ज़्यादा बेहतर था। यह रिसर्च बूढ़े लोगों, बच्चों और विभिन्न उम्र के लोगों पर की गई, जिसके परिणाम समान थे। यानी कोई भी शारीरिक क्रिया और जेस्चर आपकी मेमोरी को बेहतर करता है। ऐसा क्यों?
क्योंकि सभी प्रकार की मेमोरी दिमाग के अलग अलग जगह स्टोर होती है। जैसे लॉन्ग टर्म मेमोरी दिमाग के पीछे स्टोर होती है, प्रोसीजर मेमोरी मोटर कॉर्टेक्स के पास स्टोर होती है। इसलिए कुछ सीखने और याद करते समय जेस्चर का प्रयोग करने से दिमाग के कुछ हिस्से एक्टिवेट होते हैं, जिस कारण इन्फॉर्मेशन बेहतर तरीके से स्टोर होती है और रिकॉल करने की क्षमता 15% तक बढ़ जाती है। मेमोरी बढ़ाने की तीसरी तकनीक है निमोनिक्स। आज भी कठिन श्लोक को याद करने के लिए श्लोकों को 6 से 8 पदों में तोड़ लिया जाता है। इसके बाद 1 और 2 पदों को साथ में दोहराया जाता है। उसके बाद 2 और 3 को साथ में दोहराया जाता है। फिर 3 4, 4 5 और 5 6 को साथ में दोहराया जाता है। इस तकनीक का लाभ यह होता है कि हर पद या पाठ दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं और ऐसा करते करते आपको पूरा श्लोक याद हो जाता है। हम इसे अप्लाई कैसे करेंगे? जो भी आप याद करना चाहें, एक पॉइंट से दूसरे को कनेक्ट कीजिए। इसके लिए अपने निमोनिक्स का उपयोग कर सकते हैं। इससे हर पॉइंट एक दूसरे से जुड़ जाता है, या फिर याद करते समय आप एक से आखिरी पॉइंट तक ना दोहराएं, बल्कि पहले 3 पॉइंट दोहराएं, फिर 2 3 4 पॉइंट दोहराएं, फिर 3 4 5, जिससे हर बिंदु मेमोरी में दूसरे से कनेक्ट हो जाए और आप कोई भी पॉइंट बीच में ना बोलें। अगली तकनीकी है पोस्चर। जब हम पैर खोलकर सुखासन या पद्मासन में बैठते हैं, तब हमारी स्पाइन और नर्व रिलैक्स रहती है। गर्दन, पीठ और कंधे अपने आप बैलेंस में रहते हैं, जिस कारण एनर्जी नीचे के चक्रों से आसानी से ऊपर की ओर होती है। इस समय कुछ भी सीखना या ग्रहण करना आसान होता है। बजाय इस पोस्चर के जहां पैरों के ऊपर पैर रखकर हम अपनी स्पाइन में बल लगा देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे रस्सी में घूम के हम बल पैदा करते हैं, जिस कारण नर्वस भी रिलैक्स नहीं करती। इसलिए हमेशा सीधी पीठ और कंधे पीछे करके बैठिए। पोस्चर का दिमाग पर गहरा असर पड़ता है। पढ़ते समय और सीखते समय पैर खोल कर बैठें। इसके साथ ऐसी कुर्सी का चुनाव कीजिए जिस पर बैठकर आपके पैर आसानी से ज़मीन को छू सके या टेबल के बीच पट्टी पर पैर टिका सके। ऐसा करने से लोअर स्पाइन पर तनाव पैदा नहीं होता। दूसरी बात, जब कुर्सी पर पीठ टिकाकर बैठते हैं, तब कई बार लोअर बैक की जगह गैप छूट जाता है। ज़रूरत के हिसाब से आप इस जगह यानी पेट के सबसे नीचे वाले भाग में नरम कपड़े या टॉवल का रोल बनाकर लगा सकते हैं। दोस्तों, दिमाग को चुस्त रखने के लिए हम पोस्चर से जुड़ी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। योग नमस्कार। योग केवल हमारी पीठ को मजबूती के लिए नहीं, बल्कि रीढ़, गर्दन और दिमाग के बीच जो मसल्स हैं वे भी स्ट्रेच होती हैं। यह स्ट्रेच दिमाग को अलर्ट और चुस्त बनाता है। आज ब्रेन रिसर्च कहती है कि दिमाग को 90% ऊर्जा और स्टिमुलस स्पाइन के मूवमेंट से मिलती है, जिससे मेमोरी बेहतर होती है। दिमाग को तेज़ रखने के लिए और बेहतर पढ़ाई करने के लिए हम वैदिक रूटीन भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ आपको बता दें कि वैदिक गुरुकुल के समय स्टूडेंट का रूटीन कुछ इस प्रकार का रहता था कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागना होता था, नहा धोकर ध्यान और मंत्रों का उच्चारण करना, इसके तत्काल बाद पढ़ना। यह सब कुछ शिष्य 4 से 6 के बीच में करते। फिर वे शाम का उपवास खोलते हुए दिन का पहला भोजन लेते। उसके बाद 6 से 12 पढ़ाई करते। स्टूडेंट के लिए ब्रह्म मुहूर्त इतना विशेष महत्व क्यों रखता है? छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त ध्यान और अध्ययन करने का सबसे उत्तम समय है। ऐसा क्यों? आप जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय में होते हैं, तब मन सबसे ज़्यादा क्लियर और फोकस्ड होता है। आपका पूरा शरीर शांत होता है और ऊर्जा का स्तर बढ़ा होता है, जिसका उपयोग करके आप किसी भी विषय में गहरी समझ पैदा कर सकते हैं। समरी में सबसे पहले तकनीकी है अवधान। नई चीज़ सीखते समय दिमाग के नए हिस्से एक्टिवेट होते हैं और न्यूरल कनेक्शन बनते हैं, इसलिए हमें नई स्किल सीखते रहना चाहिए। दूसरे में जेस्चर और रिपीटेशन। कोई भी शारीरिक क्रिया और जेस्चर आपकी मेमोरी को बेहतर करता है, यानी सीखने और याद करते समय हाथ हिलाइए और कई जेस्चर का उपयोग कीजिए। तीसरा है निमोनिक्स। हर पार्ट या पॉइंट को एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए पढ़िए। आप निमोनिक्स का उपयोग कर सकते हैं, या फिर याद करते समय एक से आखिरी पॉइंट तक न दोहराते हुए पहले 3 पॉइंट दोहराएं, फिर 3 4 5। आप इसके कोई भी पॉइंट बीच में नहीं बोलेंगे, क्योंकि हर पॉइंट दूसरे से जुड़ा हुआ है।
अगली तकनीकी है पोस्चर। सही पोस्चर में बैठने से हमारे स्पाइन और नर्व रिलैक्स हो रहती है और दिमाग बेहतर काम करता है। कुर्सी पर पैर खोलकर बैठिए। पैर जमीन या टेबल की पट्टी पर टिकने चाहिए। ज़रूरत पड़े तो लोअर बैक पर टाउल्स का रोल फंसाइए। 5वीं है योग नमस्कार। रिसर्च कहती है कि दिमाग को 90% ऊर्जा स्टिमुलस स्पाइन के मूवमेंट से मिलती है, जिससे मेमोरी भी बेहतर होती है। इसलिए अटेंशन और फोकस बढ़ाने के लिए योग नमस्कार कीजिए। 6वां पॉइंट है मेडिटेशन और ब्रह्म मुहूर्त। ध्यान और अध्ययन करने का सबसे उत्तम समय है ब्रह्म मुहूर्त। इस समय आपका मन सबसे ज़्यादा क्लियर और फोकस्ड है, शरीर शांत है और ऊर्जा का स्तर बढ़ा हुआ है, जिसका उपयोग करके आप किसी भी विषय में गहरी समझ प्राप्त कर सकते हैं। यह वीडियो आपकी काफ़ी मदद करेगा और याद रखिए, आपके समय से बड़ा कुछ भी नहीं। धन्यवाद। जय हिंद। तो वीडियो कंप्लीट हो गई यहाँ पे, और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, और जाने अनजाने हम इन विधियों का भी यूज़ करते आए हैं अपनी पढ़ाई में। जैसे कि अब इन्होंने बताया था कि जैसे मान लो क्वेश्चन लर्न नहीं होता है, तो पहले 1 2 3 पहले 3 उसके लर्न करो, फिर 3 4 5, तो उससे कनेक्ट करते हुए इस तरीके से आप उस क्वेश्चन को लर्न कर सकते हैं। क्योंकि जब बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, तो इस तरीके से करते हैं, पहले 1 2 लाइन याद कर ली, फिर उससे कनेक्ट करते हुए फिर तीसरी लाइन। तो ये कहीं ना कहीं हम इस विधि को यूज़ करते हुए आ रहे हैं। और दूसरा जैसे कि पैर खोल के बैठना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होके हमें बैठना चाहिए। आपके जो रीढ़ की हड्डी है मतलब बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में होना चाहिए, क्योंकि क्या है कि इससे बैठने से एक तो आपका मतलब एक तरीके से ग्रहण, जो आप भी ग्रहण करते हो कोई भी चीज़, तो वो ईजी हो जाती है आपको लर्न करना। ठीक है। एक मेडिटेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। हमारे जो वैदिक जो एजुकेशन थी उसमें मेडिटेशन ज़रूर फोकस किया जाता था, क्योंकि मेडिटेशन से ही आपका जो है, जो आपके ये सब एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, माइंड बिल्कुल एक्टिव हो जाता है। और बिल्कुल आपने भी नोटिस किया होगा, जब आप मेडिटेशन करते हैं तो एक अलग ही आपको एनर्जी मिलती है। ठीक है, कंसंट्रेशन बहुत अच्छे अब हाई लेवल का हो जाता है जब आप मेडिटेशन करते हैं। और जैसे इन्होंने सुबह के लिए बोला है कि मॉर्निंग में सुबह उठ के, क्योंकि बिल्कुल हम बिल्कुल ऊर्जा होती है, एनर्जी बिल्कुल ताज़ा एनर्जी होती है, मतलब शरीर बिल्कुल, जब हम सोते हैं तो बिल्कुल थके हुए सोते हैं, लेकिन जब सुबह उठते हैं तो बिल्कुल एक तो मन बिल्कुल शांत रहता है और एनर्जी होती है। तो क्या होता है कि उस वक्त जो भी हम पढ़ते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सूर्य निकलने से पहले 4 बजे के 4-5 बजे जब हम उठ जाते हैं, और जिस उस वक्त जब हम पढ़ते हैं तो वो हमारे माइंड में याद हो जाता है। ये जो भी होता है वो सब स्टोर हो जाता है माइंड के अंदर। तो इस वजह से हमेशा जो स्टूडेंट होते हैं वो सुबह उठ के पढ़ते हैं, और जो नहीं पढ़ते हैं उनको पढ़ना चाहिए इस वीडियो को देखने के बाद में। तो जो वैदिक आपकी जो जैसे वैदिक मैथ के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा देखा है, तो वैदिक मैथ भी हमारा इस तरीके से था। और वैदिक मैथ ये किस तरीके से पढ़ाते हैं, इस तरीके से जैसे कैलकुलेट करते हैं, और जितनी देर में आप कैलकुलेटर में क्वेश्चंस का आंसर पता करोगे ना, इतनी देर में वो आंसर दे देते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वैदिक मैथ किस लेवल, कितनी हाई लेवल की, मतलब जो हमारे ऋषि मुनि थे जिन्होंने इसका जो प्रचार मतलब वो क्या था, आविष्कार किया था, किस लेवल पे उनको नॉलेज थी। जैसे इसमें बताया गया है वीडियो में कि जो एकाग्रता मीन्स कॉन्सेंट्रेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। ठीक है, और जो दक्षिण भारत के आपने देखा होगा, जो साउथ इंडियन होते हैं वो इंटेलिजेंट बहुत होते हैं। ठीक है ना, आपने देखा होगा इस इंटेलिजेंसी में आपके साउथ इंडियन मिलेंगे आपको। ठीक है, रामानुजन जिन्होंने इन्फिनिटी के बारे में, मैथ के बारे में उन्होंने करा था। तो और जो नॉर्थ में है वो अपना मतलब लड़ने झगड़ने, मतलब एक तरीके हस्त पुस्त, क्योंकि इधर के वार बहुत ज़्यादा हुए थे, लड़ाई बहुत ज़्यादा अटैक होते थे, तो इन्होंने अपने आप को उस लेवल का मजबूत इंसान बनाया। क्योंकि सैनिक जो होते थे, जवान, वो इस यहाँ पे होते थे, और वहाँ पर जो होते पढ़ने लिखने पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता था उनका। ठीक है, तो उनका कॉन्सेंट्रेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता था उनका। ठीक है, वो एकाग्रता का 1-1 घंटे तक अपना मेडिटेशन करना, तो जो भी वो याद करते थे वो उनको लर्न हो जाता था। और जैसे आपने नोटिस किया होगा कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि जब लर्न करते हैं ना, आप सिंपल बैठ के ऐसे याद कर रहे हैं और दूसरा कुछ अपनी पोजीशन बना के इस तरीके से याद कर रहे हैं, तो जो इस तरीके से याद करते हैं उनको जल्दी याद हो जाते हैं, और जो सिंपल बैठे रहते हैं उनको कई बार याद नहीं होते। ठीक है, और बहुत से तो लिख लिख के याद करते हैं, क्योंकि आपकी फिंगर को भी याद हो जाता है। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि आपके माइंड में से क्या है, वो स्पेलिंग गायब हो जाती है। अब कई बार कुछ ऐसी स्पेलिंग्स होती हैं कि माइंड से स्लिप हो जाती हैं, लेकिन आपकी फिंगर को याद रहती है। आप फिर उसको लिख के देखते हो, माइंड से तो भूल गए हो, लेकिन आप उसको एक बार लिख के देखते हो और वो स्पेलिंग बिल्कुल सही होती है, तो फिंगर को भी याद रहती है
स्पेलिंग्स। तो क्या होता है कि बहुत से बच्चे क्या होते हैं, और वैसे भी होना चाहिए जब आप किसी क्वेश्चन को याद कर रहे हो तो उसको लिख के जरूर देखें, क्योंकि वो उसमें फिंगर्स के उस पर भी आ जाता है वो। ठीक है, तो इस तरीके से टेक्निक्स जो होती हैं ये वैदिक टेक्निक्स है सारी। और इस वजह से आपने मंदिरों को भी देखा होगा, मंदिरों के आप वहाँ पे जो बनावट है उनकी, उससे आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल की यहाँ पे एजुकेशन थी। क्योंकि आप बिना एजुकेशन के इतने हाई, इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर तो बना नहीं सकते, क्योंकि हर किसी में आपका क्या बोलते हैं मैथ का यूज़ होता है। अब विदाउट मैथ, विदाउट फिजिक्स आप ये सारी चीज़ें नहीं बना सकते। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई लेवल की थी मैथ और फिजिक्स जो है। और वैदिक मैथ पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था। और क्या बोलते हैं, मैं फिर भी गवर्नमेंट से ये कि हो सके तो वैदिक मैथ को फिर दोबारा से स्टार्ट किया जाए, अपनी संस्कृत लैंग्वेज पे थोड़ा फोकस किया जाए। थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे संस्कृत लैंग्वेज, क्योंकि कोई मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं होती है तो बच्चे संस्कृत लैंग्वेज में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। सिर्फ 8th तक ही रह जाती है, या फिर बस थोड़ा मनोरंजन के लिए या फिर थोड़े मार्क्स प्राप्त करने के लिए संस्कृत ले लेते हैं कि जिससे आपकी परसेंटेज अच्छी बन जाए। अदरवाइज संस्कृत का कुछ अगर जीवन में यूज़ होने लगे, कुछ इस तरीके से स्टार्ट कर दी जाए गवर्नमेंट के उसमें, तो क्या है कि लोगों का फिर संस्कृत लेने का भी एक ध्येय पूरा होगा कि भाई हमें संस्कृत क्यों लेनी चाहिए। तो प्राचीन समय में संस्कृत का बहुत योगदान रहा है, तो संस्कृत पे भी फोकस किया जाना चाहिए और इसकी अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट की जानी चाहिए भारत में। ठीक है, और वीडियो काफ़ी अच्छी है। वैदिक मैथ, वैदिक विधि बताई गई है कि किस तरीके से आप वैदिक विधि को अपना कर अपनी जो कंसंट्रेशन पावर है, अपनी जो पढ़ने लिखने के तरीके हैं, अब कैसे अपने आप को इंटेलिजेंट कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें अगर आप अप्लाई करोगे इन सब चीज़ों को वैदिक मैथ के मतलब वैदिक विधि के द्वारा, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, स्टूडेंट हो या फिर कोई भी हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम जब स्टूडेंट होते हैं तो तभी हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती हैं हमें। ठीक है, तो हर दिन कुछ नया ही सीखना होता है, तो ये विधियाँ काम आती रहती हैं। ठीक है, और सबसे मेन होता है आपका मेडिटेशन, योगा, कंसंट्रेशन, एक ध्यान लगाना, ये सबसे मेन होता है। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा नॉलेज की बातें करते हैं, मतलब मैं हैरान रह जाती हूँ। और जब मैं इस तरीके की बातें सुनती हूँ वैदिक मतलब अपनी सनातन संस्कृति के बारे में, वो जो इंसान बना रहता है उसमें जो चक्र से बने होते हैं, बहुत बड़ी बात है। मैंने कभी भी इस तरीके से देखा नहीं है कि जैसे कई चक्र होते हैं ना हमारे शरीर में, उस तरीके से वो एक्सप्लेन करते हैं कि कहाँ पे एनर्जी स्टोर है, कहाँ पे क्या है, किस तरीके से। बहुत हाई लेवल की नॉलेज, मैं ये कहती हूँ कि बहुत हाई लेवल की नॉलेज थी उनको। ठीक है, और ये नॉलेज सिर्फ एक दिन में ही उनको नहीं मिली है, बहुत उन्होंने मेहनत की होगी। और बड़ा ही अच्छा लगता है इस तरीके की वीडियो देखती हूँ ना, तो और बड़ा ही अच्छा लगता है। तो आप बताइएगा आपको कैसा लगा, अपना रिएक्शन, मतलब हमारा रिएक्शन कैसा लगा आपको। और आप बताइएगा आपको सनातन संस्कृति पर आपको गर्व है या नहीं है। मुझे तो बहुत गर्व है अपनी सनातन संस्कृति पर। अगर आप न्यू है चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय श्री राम।